Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to start with the journey of class 12th accountancy for the session 23-24. So today we'll start with the first topic of your accountancy, that is partnership accounting. So in partnership accounting, today we'll start with the topic of theory. We'll cover the theory part first and then we'll move to the numerical parts. So without wasting further time, let's move to the topic. See, first, we'll talk about partnership accounting. When we talk about partnership accounting, what is partnership? सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि पार्टनरशिप ये है क्या. दिस मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 11th. बीएसटी में आपने या कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये पार्टनरशिप होती क्या है, उसकी मीनिंग क्या है. सो मीनिंग को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी कीवर्ड्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे जो आपको याद रखने समझने हैं, तो उनको हम मार्क करते चलेंगे. और आप कोशिश करिएगा कि भाई नोटबुक निकाल के रखिए सामने और लिखते जाइए, नोट्स प्रिपेयर करते जाइए. और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है, जैसा भी आपको इजी लगता रहे. देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप की मीनिंग और डेफिनेशन. जो पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है, जो डेफिनेशन गिवन है, वो कहां पर गिवन है? अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अंडर विच सेक्शन पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड. तो किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 4. किस एक्ट में डिफाइन किया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. पहले तो इतना नोट करिए, ठीक है. देन कैसे डिफाइन किया है, व्हाट इज द डेफिनेशन? तो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप को जो डिफाइन किया गया है कि दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all. तो पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो अब आपका क्वेश्चन आता है, क्या ये डेफिनेशन पूछी जाएगी एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपसे थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग या केस बेस्ड बनेंगे. आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी. तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन में से आपके एमसीक्यू बन जाते हैं. कैसे बनेंगे, क्या 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, इनको हम देखते हैं. तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई हम डेफिनेशन को क्लियरली समझ लें, हमें समझ में आ जाए कि डेफिनेशन कह क्या रही है. और समझ में आ जाएगा तो हम इसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे? फीचर्स. क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. अब रिलेशन कैसा होता है, किस टाइप का रिलेशन है? तो यहां पर रिलेशन क्या होता है, आप देखोगे कि एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है. कि रिलेशन कैसा होगा? ये ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट. तो रिलेशन कैसा है? एग्रीमेंट के बेस पे रिलेशन होगा. तो ये रिलेशन जो हम पढ़ते हैं ना कि पार्टनरशिप एक रिलेशन, तो पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट के बेस पे रिलेशनशिप है. ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे बनता है, तो साथ में हम इसके फीचर्स पढ़ते जाएंगे. देखिए, इन्हीं डेफिनेशन से आपके 5 एलिमेंट निकलेंगे और वही इंपॉर्टेंट 5 फीचर्स भी बनते हैं हमारे. जैसे पहला देखा रिलेशन बिटवीन पर्संस, आपने देखा हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स. किसका प्रॉफिट? बिजनेस. कौन चलाएगा बिजनेस? बाय ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो आपको देखिए कि यहां पर 5 की वर्ड्स मिल गए. सबसे पहला कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है. किसके बीच है? बिटवीन पर्संस. क्यों है? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए. किसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए? बिजनेस का. कौन चलाएगा ये बिजनेस? पार्टनर्स चलाएंगे सारे मिलके, और या फिर कोई एक पार्टनर भी रन कर सकता है. ये इनके 5 एलिमेंट्स या कीवर्ड्स या आप इसको कह सकते हो 5 फीचर्स आपको मिल जाते हैं. इन पांचों फीचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि इन्हीं फीचर के ऊपर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से. ठीक है, तो एक एक करके हम इन 5 फीचर्स को डिस्कस करते. देखिए, तो हाउ दीज फीचर्स हैव बीन डिफाइंड. देखिए, तो यहां से हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे. देखिए, ठीक है, तो पहला फीचर क्या कहता है, इसको हम इरेज कर देते हैं.
क्या हो रहा है भाई? हाउ दिस फीचर्स आर डिफाइंड। सबसे पहले आप देखोगे कैसे डिफाइन किया। पहला फीचर है टू और मोर पर्सन। हमने बात की थी पर्सन्स की, तो कितने पर्सन होने चाहिए। तो पार्टनरशिप के जो 5 एलिमेंट थे उसमें एक आता है सबसे पहला पॉइंट आपका, आपने देखा था एग्रीमेंट। चलिए हम एग्रीमेंट पहले डिस्कस कर लेते। तो एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट जो होता है पार्टनरशिप का, वो क्या होता है, जो पार्टनर्स मिलके किसी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं कि हाँ भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है, हम इन्हीं कंडीशंस पर वर्क करेंगे और ये हमारे रूल्स को मतलब जो पार्टनरशिप के रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा भाई? पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट बनेगा वो आप कैसे भी बना लो, ओरली भी बन सकता है। दैट एग्रीमेंट कैन बी मेड, आप देखोगे बिटवीन टू और मोर पर्सन्स share profit and loss. The agreement becomes basis of the relation between the partner. It is not necessary that such agreement is written form. An oral agreement is equally valid. तो जो agreement हमारा है वो oral भी हो सकता है और written basis पे भी बन सकता है। ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो एग्रीमेंट बनेगा वो रिटन होना चाहिए। इट कैन बी मेड इन अ राइटिंग फॉर्म, यानी रिटन भी हो सकता है और ओरली भी बन सकता है। ठीक है, तो दोनों बन सकता है, रिटन एज वेल एज ओरल, दो टाइप के एग्रीमेंट हो सकते हैं हमारे। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, क्या ये जरूरी है, इज इट मैंडेटरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट? कहीं ऐसा जरूरी नहीं, आप पढ़ लीजिए पार्टनरशिप एक्ट में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। आप अगर पार्टनर्स एग्री करते हो तो आप ओरली भी बना सकते हो, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइज, देखिए बोला गया ना, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट इट इज प्रिफर्ड दैट द पार्टनर्स हैव अ रिटन एग्रीमेंट। लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है कि हमेशा एग्रीमेंट को राइटिंग में बनाइए। भाई क्यों सजेस्ट किया जाता है? ताकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आ जाए सो हम उस एग्रीमेंट को रखकर ये प्रूव कर सके कि भाई हाँ ये बात डिस्कस हुई थी और ये राइटिंग में हमारे पास। हम इसको ओरली अगर बनाते हैं तो बाद में कोई भी पार्टनर मुकर सकता था, वो मना कर सकता था, नहीं ऐसा तो कोई डिस्कस हुआ नहीं था। सो इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड, it is always suggested that the agreement should be made in writing form. तो पहला फीचर क्लियर हुआ कि पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट के फॉर्म में होता है। एक रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन कैसे बनेगा? एग्रीमेंट के बेसिस पे। ये एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। कंपल्सरी तो नहीं है कि रिटन हो या ओरल हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है कि आप रिटन में बनाइए। क्यों सजेस्ट किया जाता है? वाई इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड to have a partnership agreement in writing, because in future if any dispute arises that shall be legally followed by this rule. अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो हम इसको सर्व कर सकें एज अ लीगल वैलिड एविडेंस इन द कोर्ट। ठीक है, सेकंड आपने पढ़ा था मेन पॉइंट, पर्सन्स बिटवीन, जो रिलेशन है वो किसके बीच में? पर्सन के बीच में। तो पर्सन कितने लोग होने चाहिए भाई? तो कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मिनिमम तो 2 है हमारे पास भाई, मिनिमम 2 होने चाहिए। अ सिंगल पर्सन कैन नेवर बी अ पार्टनर, बट मैक्सिमम कितना होगा? हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड? कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं? तो देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और मार्क करके लिख लीजिएगा। क्या करना है? मैक्सिमम के लिए आप देखोगे कि सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने बोला है, किसको बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या बोला है? कि मैक्सिमम लिमिट आप तय करिए, सरकार तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करेगी, डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन वो लिमिट 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया में कितना रखा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू अ फर्म टू बी 50। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया में क्या बोला कि भाई 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 लिमिट उनको बोली गई थी, 100 तक दे सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको यानी बिजनेसेस को बोला कि आप 50 से ज्यादा नहीं रख सकते।
तो अब बच्चा कंफ्यूज, सर एग्जाम में क्या लिखे? एग्जाम में अगर आ जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे तो हम 50 लिखे कि 100 लिखे? तो भाई आपके लिए कितना है, सरकार ने आपको कितना परमिशन दी? 50 की। तो मैक्सिमम लिमिट इज 50 नॉट 100। तो ध्यान रखेंगे मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं और मिनिमम 2 होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये रूल क्लियर है। चलिए तीसरा फीचर हम पढ़ते थे, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम आपको समझ में आ गया। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन या ओरल, ये भी समझ में आ गया। हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए तीसरा फीचर हमारे पास आता है। तीसरा फीचर क्या कहता है? बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। हमने बोला शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो भाई बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए पहले तो प्रॉफिट को शेयर करेंगे कि जो भी बिजनेस होगा उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स आपस में उसको शेयर करेंगे। ऐसा रूल में कहा गया है कि भाई पार्टनरशिप आप बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टनर्स ऐसा आ जाए कि भाई हम पार्टनरशिप कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, डोनेशन के लिए कर रहे हैं, चैरिटी बनाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। जो भी आप काम करोगे उससे प्रॉफिट कमाओगे और प्रॉफिट को बांटोगे भी आपस में। कैसे बांटेंगे ये आप लोग डिसाइड कर लो, पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर किया जाएगा। व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट पार्टनर्स विल डिसाइड। आप लोग मिलकर डिसाइड, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटोगे। ठीक है, अब लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होता है कि भाई अगर हमने एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड का क्वेश्चन आपको देते हैं कि कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग अ लॉस? क्या कोई पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा और लॉस शेयर नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अ पार्टनर कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग अ लॉसेस ऑफ द फर्म। क्यों हो सकता है, कब हो सकता है? भाई अगर बाकी पार्टनर मिलके अपने एग्रीमेंट में ये डिसाइड कर लें कि एक पार्टनर को हम हमेशा प्रॉफिट देंगे, उसको कभी भी लॉस नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस चल रहा है, मैंने विराट कोहली को अप्रोच किया और विराट कोहली से बोला कि भाई आप हमारे पार्टनर बन जाओ। उसने कहा मैं क्यों पार्टनर बन जाऊं आपके बिजनेस में, भाई आपको लॉस हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लॉस होगा तो मैं आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करूंगा, और प्रॉफिट होगा तो मैं आपको प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा। क्योंकि हमको पता है ना कि विराट कोहली अगर हमारे ब्रांड से जुड़ जाएगा या हमारे बिजनेस से जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, या अपना पार्टनर बना लूंगा मैं उनको, तो हमारा फर्म बहुत अच्छा ग्रो करेगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो हम उस लालच में उस एग्रीमेंट में लिखते हैं कि भाई विराट कोहली को अगर बुलाया तो उसको हम कभी लॉस नहीं देंगे, उसको सिर्फ प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो अ पार्टनर कैन बी एग्जेम्प्टेड, लेकिन ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे और ये एग्रीमेंट में आप मेंशन करोगे कि फलाना पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, इसको लॉस में पार्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट होगा यानी कोई बिजनेस कर रहे हो तभी तो होगा, तो देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ सम बिजनेस। सम बिजनेस का मतलब यहां पर लॉफुल, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल का मतलब जहां पर आप कोई प्रॉपर काम कर रहे हो जो कि अनलॉफुल ना हो। जैसे आपने बोला था कि आप रेस्टोरेंट रन करोगे और आप उसमें पान मसाले की फैक्ट्री रन करने लग गए, तो दैट इज अनलॉफुल बिजनेस। आपने बिना गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कराए काम कर रहे थे, जो बिल्डिंग थी वो किसी अनरजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन की थी, या उस लीगल पर कोई डिस्प्यूट, उस बिल्डिंग पर कोई डिस्प्यूट था, लीगल प्रॉब्लम चली थी, आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, तो वो अनलॉफुल बिजनेस माना जाएगा। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए भाई, जो कानून आपको परमिशन देता है वो काम आप करोगे। अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे, कोई बिजनेस ही नहीं रन कर रहे एंड सिंपली आपने आपस में आए और एग्रीमेंट बना लिया कि हम लोग पार्टनरशिप रन करते हैं, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप। इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज मेड, दैट मीन्स कुछ ना कुछ बिजनेस भी होना चाहिए, कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही होगी जिससे वो लोग प्रॉफिट लॉस कमाएंगे और आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, अब आता है पांचवा फीचर हमारा जो कि म्यूचुअल एजेंसी था। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब कि यहां पर सारे पार्टनर्स और बिजनेस आपस में मिलकर काम करते हैं। दे आर म्यूचुअली प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। आपको देखोगे म्यूचुअल एजेंसी होती है
और यहाँ पर आपका एक टर्म आएगा, देखिएगा, ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। तो यहाँ पे पूछा था कि हाउ पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या होता है, दैट ऑल अदर पार्ट, जैसे बोला गया ना, ही कैन बी बाइंड other partners by his act also is bounded by the act of other partners। कि भाई अगर एक पार्टनर है, उसके किसी एक्ट की वजह से बाकी पार्टनर को भी फर्क पड़ेगा और बाकी पार्टनर के एक्ट की वजह से हमारे को भी फर्क पड़ेगा। अगर ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए ने कुछ गलत काम किया और फर्म को लॉस हुआ, तो वो लॉस ए के साथ साथ बी और सी को भी झेलना पड़ेगा। और अगर बी और सी ने कुछ अच्छा काम कर दिया जिसका प्रॉफिट निकला, अच्छा रिजल्ट आया, फर्म ग्रो करी, तो उसका फायदा किसको मिलेगा, ए को भी मिलेगा। तो मींस एक पार्टनर दूसरे पर लाइबल भी होते हैं और उनके एक्ट से बाउंड भी होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। मैं प्रिंसिपल की तरह भी एक्ट करूंगा क्योंकि मेरे एक्ट की वजह से बाकी लोग भी अफेक्टेड होंगे, और एज एन एजेंट भी एक्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि बाकी के काम की वजह से मेरे ऊपर भी अफेक्ट आएगा। तो पार्टनर्स को इसीलिए बोलते हैं कि दे आर म्यूचुअल एजेंसी, देयर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंसी। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं हुई तो बाद में एक पार्टनर कह सकता था मैं तो इसका पार्टी नहीं हूं, ये पार्टनरशिप मेरे बिना चल रही है। म्यूचुअली सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सबके साथ मिलकर सबका साथ सबका विकास जैसे काम होता है वैसे ही है। तो यहाँ पे देखा गया, इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट अ पार्टनर, आपने देखा ना, वन पार्टनर say that there would be no partnership if element of mutual agency is absent। कोई पार्टनर डिनाई कर सकता है कि भाई यहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं चल रही है, कोई फर्म नहीं रन कर रही है, अगर पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का फीचर नहीं होता। तो ये 5 की एलिमेंट्स हैं किसी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के। तो अगर आपको पार्टनरशिप डिफाइन करनी है तो ये 5 एलिमेंट को आप हमेशा इंक्लूड करोगे और यही आपके फीचर्स भी बनते हैं। इनके ऊपर आपका क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, हम देखते हैं पार्टनरशिप की मीनिंग। हमारे एक फीचर और रह गया, देखिए पार्टनरशिप का हमारे पास, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। ये डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं था लेकिन इस पे भी अलग आता है कि भाई लाइबिलिटी मतलब कौन पार्टनर कितना लाइबल है। तो इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है अनलिमिटेड होती है। दिस इंप्लाइज दैट हिज पर्सनल एसेट कैन ऑल्सो बी यूज टू पे ऑफ फर्म्स डेट। यानी अगर फर्म को लॉस हुआ, फर्म के ऊपर उधारी हुई, डेट्स हुई, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स को भी हम अटैच कर सकते हैं उसको पे ऑफ करने में। कि फर्म का अगर लॉस हुआ तो हमें पार्टनर को अपना घर, जमीन, जायदाद बेचनी पड़ सकती है फर्म के उधारी चुकाने के लिए। जैसे आपने देखा ना, एक एग्जांपल देते हैं, माल्या जी पैसा लेके चले गए हैं, तो सरकार उनके पैसा निकलवाने के लिए क्या करेगी, बैंक का लोन लेके भाग गए ना पैसे, तो बैंक को पे ऑफ करने के लिए क्या करती, उनके जो पर्सनल असेट्स थे, उनके जो रिजॉर्ट्स थे, उनके जो फार्म हाउस थे, उनको सेल आउट करके पैसे रिकवर कर लेती है। तो वही प्रोसेस होता है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। जॉइंटली लायबल होते हैं, भाई जितना भी लॉस हुआ सारे पार्टनर मिलकर देंगे, लेकिन उस लॉस को भरपाई करने के लिए सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी तक बेची जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो फीचर्स है ये आपको क्लियर हो गए, पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, मीनिंग क्लियर है, फीचर्स क्लियर है, इसके ऊपर 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या चीज है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट कैन बी मेड इन राइटिंग एज वेल एज इन ओरल फॉर्म। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में भी बन सकता है, ओरल भी बन सकता है। ओरल को हम कोर्ट में नहीं प्रूव कर सकते, उसके बेसिस पे आप किसी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट था ही नहीं। ओरल को आप प्रूफ नहीं कर सकते ना, इसीलिए बोला जाता है राइटिंग बनाइए। और वही एग्रीमेंट जब आप राइटिंग में बनाते हो, तो राइटिंग बनाने मतलब ये थोड़ा ना एक A4 पेपर निकाला और पर्ची में लिख लिया और जेब में रख लिया, नो। इन दैट केस आपको प्रॉपर स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है कोर्ट के थ्रू। ठीक है, हम जो नोटरी पर्सन होता है उससे जाते हैं, स्टैम्प लेते हैं, स्टैम्प पेपर लेते हैं और उस पर सारी टर्म्स कंडीशन बिजनेस की लिखते हैं, पार्टनरशिप की।
और उस टर्म्स कंडीशन पे सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं, साइन करते हैं, स्टैंप लगता है फर्म का, और उसको फिर हम ले जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर भी करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट, वही रिटन डॉक्यूमेंट कहलाता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको पहले इरेज कर देते हैं हम। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड इज क्या है, इज आर डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, कैसे बनता है ये, राइटिंग में बनेगा। रिटन एग्रीमेंट है विच जनरली कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट द ऑल एस्पेक्ट्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मतलब किस काम के लिए बिजनेस को बनाया गया। अगर उस काम के अलावा कुछ और काम कर रहे होगे तो अनलॉफुल बन जाएगा बिजनेस, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड ऑल दैट। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट, पहले तो रिटन के बाद समझिएगा राइटिंग में होता है, विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो जो भी टर्म्स कंडीशन पार्टनर्स ने डिसाइड किया है उनके बारे में जब राइटिंग में आप लिखते हो, कहाँ लिखते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। द क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर आपको कुछ चेंजेस करने इस डॉक्यूमेंट में, सारे पार्टनर एग्री हो जाएंगे तो इजिली चेंज हो जाएगा। यहां पे ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट। किस एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, स्टैंप एक्ट, एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। और इसको कहां रजिस्टर्ड किया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। तो इस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड को किस एक्ट के थ्रू रजिस्टर किया जाता है। तो किस एक्ट के थ्रू रजिस्टर किया जाता है, स्टैंप एक्ट। कहां रजिस्टर्ड किया जाता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में रजिस्टर किया जाता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप डीड क्या है, रिटर्न में जब आप एग्रीमेंट बनाते हो, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को किस पे बनता है, स्टैम्प पेपर पे बनेगा। स्टैम्प पेपर कहाँ मिलता है, रजिस्ट्रार के पास, या आप देखते हो नोटरी पर्सन, कोर्ट का नोटरी पर्सन होता है, तो नोटरी पर्सन आपको रजिस्ट्रार का जो भी रजिस्टर्ड होता है उसमें रजिस्टर्ड करने के लिए आपको स्टैम्प पेपर देता है। स्टैम्प पेपर पर आप सारे टर्म्स कंडीशन लिखोगे, हर पार्टनर उस पर साइन करेगा और उसको फिर भेज दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए। जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसी को बोलते हैं डीड, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड या इसको शॉर्ट में हम डीड भी बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्लियर है, क्या है पार्टनरशिप, रिटन डॉक्यूमेंट। कौन बनाता है, पार्टनर्स मिलकर बनाएंगे। किस पे लिखते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं। फिर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में। किस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है, स्टैम्प एक्ट के थ्रू। क्लियर है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसके कंटेंट क्या होते हैं, भाई क्या क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, इस कंटेंट के बारे में भी आप देख लीजिए। इसके बेसिक कंटेंट्स क्या क्या आते हैं, हम पहले इरेज कर देते हैं। व्हाट आर द बेसिक कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप मेनली क्या क्या चीजें आती है, भाई क्या क्या लिखा होता है। तो बेसिक आपको दो चार चीजें याद रखनी है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा आएगा नहीं। तो 1 मार्क्स के लिए 2 to 4 पॉइंट्स आप याद रखिए, लेकिन पढ़ जरूर लीजिए सबको। तो सबसे पहले आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ दी फर्म। तो फर्म का एड्रेस क्या है, नेम क्या है, सबसे पहले आप उसमें ये लिखते हो। फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नेम एंड एड्रेस आप लिखोगे, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नेम एंड एड्रेस। देन आप देखते हो कि कैपिटल किस पार्टनर ने कितना कितना लगाया, तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। अगर 5 पार्टनर है तो पांचों ने कितना कितना पैसा लगाया था। फिर आप देखते हो कि अकाउंटिंग पीरियड फर्म कौन सा फॉलो करेगी। अकाउंटिंग पीरियड आपके दो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग पीरियड आपने लास्ट ईयर 11 में पढ़ा भी होगा। एक होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर एवरी ईयर, इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। दूसरा चलता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एवरी ईयर, ये क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड, या इसको बोलते हैं ऑफिशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फर्म फॉलो करी ये भी आपको लिखना पड़ता है उसमें। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस दिन से आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप को स्टार्ट किया है।
रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट किस बैंक में होगा, जॉइंट होगा कि पर्सनल होगा, ये सब लिखना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट या लॉस कैसे शेयर होगा, इक्वली बटेगा, थ्री कोई भी एक प्रपोर्शन बटेगा, जो भी प्रपोर्शन होगी ये पार्टनर डिसाइड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रेट से मिलेगा, ये सब लिखना होता है आपको। मोड ऑफ ऑडिटर्स या बहुत सारी सैलरी एंड कमीशंस अगर हैं पार्टनर्स की तो कैसे लिखें, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं आप अपने पास देखोगे तो इनका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आएंगे। आपको ये याद नहीं रखने बट एक बार पढ़ना जरूर है, क्योंकि होता क्या है एग्जाम में कई बार आपसे इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे देंगे और एक गलत ऑप्शन दे देंगे, तो 3 करेक्ट एक गलत ऑप्शन देंगे और आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा पॉइंट पार्टनरशिप डीड में नहीं आता, तो इसलिए पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट आते हैं, बाकी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लियर है? तो पार्टनरशिप डीड समझ में आ गई क्या होती है, इसमें क्या क्या लिखते हैं हम। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे हम। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस विल गिव यू 1 क्वेश्चन 100% फॉर श्योर। एक क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर का आएगा ही आएगा मिनिमम। यू मे गेट 2 क्वेश्चंस, और लॉन्ग आंसर सॉल्व करते समय आपको हर एक क्वेश्चन में ये चाहिए जब तक पार्टनरशिप आप पढ़ोगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये कुछ रूल्स दिए हैं कि मान लीजिए आपने एग्रीमेंट ओरली बनाया था, अब बाद में पार्टनर्स बदल जाए पलट जाए तो क्या करेंगे, तो वो कहेगा नहीं हमने तो ये डिसाइड किया, तो बाद में कहोगे नहीं ये डिसाइड हुआ था, तो डिस्प्यूट हो सकता है। या फिर इसीलिए कहते थे कि रिटन में बना लो। लेकिन प्रॉब्लम तब भी आ सकती है कि कई बार होता क्या है, रिटन में आपने बनाया तो, लेकिन कुछ चीजें उसमें लिखना भूल गए थे। अभी हमने पढ़ा ना बहुत सारी चीजें होती हैं पार्टनरशिप डीड में, आप इनमें से बहुत सारी लिखते हो। मान लीजिए आपने सब लिखा लेकिन 2-3 पॉइंट चीजें एग्री करना भूल गए थे उसमें, तो ऐसे में डिस्प्यूट होगा या इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाए, तो आपको इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लॉ ने कहा है हम आपको एक सॉल्यूशन दे देते हैं, कोर्ट झगड़ा ना करिए, कोर्ट तक ना जाइए, हम आपको एक सिंपल शॉर्ट में एक सॉल्यूशन दे देते हैं जिससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया उन्होंने रूल भाई, क्या सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया, क्या सॉल्यूशन दिया आपको इसके लिए। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, कि मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट हुआ और बाद में पार्टनर्स ने रियलाइज किया कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो डिसाइड ही नहीं किया गया था, प्रॉफिट कैसे बटेगा। तो अब एक पार्टनर ने कहा कि मैंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट मेरा ज्यादा होना चाहिए। दूसरे पार्टनर ने कहा कि भाई तुमने पैसा तो लगाया था लेकिन तुमने कोई काम तो किया नहीं है, सारी मेहनत तो मेरी है, मुझको ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू को हम मानेंगे और प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, तो इसके लिए झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि रहने दीजिए, आप झगड़ा ना करिए, लड़ाई ना करिए। अगर आपने डिसाइड नहीं किया था तो ऐसे केस में प्रॉफिट्स क्या बटेगा, equally by all partners, it will be shared equally irrespective of capital contributed by the partner and irrespective of टाइम डिवोटेड और एनर्जी गिवन इन द फर्म। किसी पार्टनर ने मेहनत बहुत की हो, दिन रात लगाया हो, टाइम बहुत दिया हो, समय दिया हो, फर्म को एनर्जी दी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी पार्टनर ने पैसा लगा दिया हो बहुत ज्यादा कि सारा पैसा तो मेरा था, मेरे पैसे की बदौलत आप तो कर पा रहे हो बिजनेस, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने एग्रीमेंट में नहीं डिसाइड किया था कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो लॉ कहता है कि बराबर बराबर सारे पार्टनर्स में बट जाएगा। ये क्लियर है पहला रूल। क्या बोला गया कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड नहीं था तो प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, सेकंड आता है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिसाइड कर लेना चाहिए था। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है और बाद में पार्टनर कहने लगे कि भाई हमको तो 10% चाहिए, कोई कहेगा 20% चाहिए, कोई कहेगा 30% चाहिए, तो ऐसे में डिस्प्यूट हो सकता है कि कितना रिटर्न दिया जाए पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे। तो लॉ ने कहा कोई बात नहीं,
अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से डिसाइड नहीं किया था, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी provided to the partners. So no partners are entitled to claim any amount of interest on his capital. किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, however interest can be allowed when it is expressly agreed to by the partners, ठीक है। एक और चीज, thus no interest on capital is payable if partnership deed is silent on this issue. कि अगर डिसाइड किया होता पार्टनर ने मिलकर तब तो हम देते, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट का मतलब हमने उसमें कुछ लिखा ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, या फिर हमने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं था, तो ऐसे केस में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर्स। क्लियर है? तीसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की लड़ाई को लेकर, कि भाई अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिखा था, पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, ड्राइंग होता था कि एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाले, तो जब तक वो पैसा वापस नहीं करेगा उतने दिन का फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये इंटरेस्ट कितना % चार्ज किया जाएगा? अगर इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था पहले से, तो कंपनी एक्ट जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या करता है, फिर से नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो हमने क्या बोला कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं अलाउ करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज करेंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। क्लियर है ये रूल? तीसरा हो गया। अब आते हैं फोर्थ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, या फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले लिया था। बैंक से लोन लिया होगा तो बैंक आज के टाइम पे बिना इंटरेस्ट के आपको एक पैसा नहीं देगी, तो बैंक तो बिना बताए इंटरेस्ट देगी, मतलब लोन देगी नहीं, वो तो इंटरेस्ट पता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हमने लोन पार्टनर से लिया हो, पार्टनर्स ने आपस में ही लोन ले लिया हो, कि फर्म को जरूरत थी, एक पार्टनर बहुत रिच था उससे लोन ले लिया, या फर्म के किसी एक पार्टनर को पैसे की जरूरत थी तो उसने फर्म से लोन ले लिया। तो ऐसे में अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है या किसी पार्टनर को लोन ऑफर किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना भूल गए थे, तो ऐसे केस में कंपनी एक्ट कहती है, क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट पे करना इज अ लायबिलिटी, लोन हमारी लायबिलिटी होती है तो उसका इंटरेस्ट हमें पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर रेट डिसाइडेड नहीं था तो कम से कम 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम मिनिमम चार्ज और अलाउ किया जाएगा। कितना? 6%। किस पर? इंटरेस्ट ऑन लोन अगर डिसाइड नहीं हुआ था। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज नॉट डिसाइडेड तो कुछ भी नहीं अलाउ या चार्ज किया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड। बट अगर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना भूल गए थे तो कम से कम 6% पर एनम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये रूल क्लियर है? अब आते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब भैया काम करने का मेहनताना, जो भी आप काम करोगे फर्म में उसका कुछ रिवॉर्ड मिलेगा ना, सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, कमीशन मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, तो दीज आर कॉल्ड रेम्यूनरेशन। तो अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने काम कर लिया साल भर और बाद में मांगी अपनी सैलरी, तो सैलरी ही नहीं डिसाइड हुई तो क्या किया जाएंगे? साल भर काम तो कर लिया, बाद में याद आया कि यार सैलरी तो लिखना भूल ही गया था, हमें सैलरी भी तो चाहिए। पार्टनर है तो इसका मतलब ये थोड़ी इनका सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे, सैलरी। क्योंकि पार्टनर हो सकता है भाई एक स्लीपिंग पार्टनर हो, एक एक्टिव पार्टनर हो। स्लीपिंग वाले ने पैसा तो लगा दिया लेकिन काम कर ही नहीं रहा है, मैं अकेले काम कर रहा हूँ, एक्टिव पार्टनर हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ तो भाई मेरे को सैलरी भी तो चाहिए, तुम काम कर नहीं रहे तो तुम्हें सैलरी क्यों दे, तो हमको सैलरी भी तो चाहिए। तो ऐसे में अगर आपने रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं किया था तो क्या करेंगे? कितना सैलरी देंगे? फिर से कुछ भी नहीं मिलेगा। नो पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन। ना इंटरेस्ट पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, ना अलाउंसेस मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे काम क्यों कर रहा है फिर? ना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ना सैलरी दोगे,
प्रॉफिट भी आएगा तो बराबर बांट दोगे। तो ये कौन सा जस्टिस है जस्टिस? बिल्कुल जस्टिस है। अभी हम समझाएंगे कैसे जस्टिस है, इसको आगे और पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा सारे रूल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं इसका जस्टिस। इसमें एक दो पॉइंट है रह गया है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां तक के रूल आपको आई गेस समझ में आ गए होंगे। 5 रूल हमने डिस्कस किए। सबसे पहला कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना प्रोवाइड किया होगा तो कुछ भी नहीं चार्ज किया जाएगा, अलाउ करेंगे। ड्राइंग पर इंटरेस्ट ना हो तो हम कुछ भी नहीं चार्ज करेंगे। लोन पर इंटरेस्ट ना दिया हो तो 6% देंगे। और सैलरी कमीशन के लिए बोला ना गया हो तो कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, नो रेम्यूनरेशन। ठीक है। अब यहां पे देखिए, अपार्ट फ्रॉम द अबव, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई दैट subject to the contract between the partners, if a partner derives any profit for him or herself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he or she shall account for the profit and pay for it। अगर किसी पार्टनर ने फर्म के नाम पर, फर्म की प्रॉपर्टी पर या फर्म का बेनिफिट लेते हुए कोई प्रॉफिट कमाया है या कोई लॉस अर्न किया है तो उसमें उसका हिस्सेदारी भी होगी, यानी पार्टनर को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी या पार्टनर ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें फर्म में जितने भी पार्टनर है सबका हिस्सा लगेगा। ठीक है। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस of the same nature as and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profit made by him or her in that business। अगर एक पार्टनर एक सेम नेचर का एक अलग से अपनी दुकान चला रहा था, फर्म का नाम क्योंकि पॉपुलर हो गया भाई, और मैं उसी नाम का यूज करके सेम टाइप का एक अलग बिजनेस चलाने लग जाऊं, जिससे हमारी कोचिंग चल रही, यूट्यूब चैनल चल रहा है, और जब मैं फेमस हो जाऊं तो इसी एक और नाम से एक और यूट्यूब चैनल चलाने लग जाऊं, सेम नाम सेम चीज कंटेंट दे रहा हूं, तो ऐसे में क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो पूरा प्रॉफिट इस फर्म के लाइबल होगा। ठीक है। तो ये एक्ट कहता है कि अगर आप फर्म का बिजनेस का यूज कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो तो पूरा पैसा फर्म के लिए है, आपस में नहीं बांट लोगे, सारे पार्टनर्स को मिलेगा, फर्म का पैसा है वो फिर। ठीक है। तो ये रूल्स आप समझ गए। एक बार और इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। रूल्स जो थे, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या क्या रूल लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपने देखा, प्रॉफिट की शेयरिंग कैसी होगी। अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं था तो कैसे बटेगा, इक्वली बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। ठीक है। भले ही किसी पार्टनर ने कितना टाइम दिया हो, एनर्जी दी हो, मेहनत लगाई हो, और या फिर किसी पार्टनर ने पैसा बहुत लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। whether the partner has contributed more capital or has devoted more time to the firm, profits will be shared equally in such a case when agreement was not made। Second, regarding interest on capital, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड नहीं किया था तो कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, या आप इसको कह सकते हो नील, कुछ भी नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं था तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, ये भी नहीं चार्ज किया जाएगा, ना अलाउ करेंगे ना चार्ज करेंगे। सैलरी या कमीशन, सैलरी या कमीशन कितना दिया जाएगा, अगर पार्टनर ने पहले से डिसाइड नहीं किया था तो ये भी अलाउ नहीं करेंगे, हम ना ही सैलरी देंगे ना कोई कमीशन देंगे। क्यों नहीं देंगे, अभी हम समझाते हैं इसका रूल भी। और इसके बाद हम देखते हैं, हमने रूल पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइडेड नहीं था तो कितना चार्ज होगा, एटलीस्ट मिनिमम एट द रेट 6% पर एनम। एंड पर एनम का मतलब क्या है, इवन even if losses means even if it involves firm into loss, फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए,
हम इंटरेस्ट ऑन लोन कम से कम 6% देंगे ही देंगे, प्रोवाइड करना ही करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपल्सरी पेमेंट हो गया। ये कंपल्सरी होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना ही करना है। और ये जो कंपल्सरी हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंपल्सरी पेमेंट जितनी भी हैं इनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट से चार्ज किए जाते हैं, यानी प्रॉफिट निकालने से पहले आपको कंपल्सरली पे करना है। तो ये टर्म पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि व्हाट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर ऑल दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने से पहले जिनको हम माइनस करते हैं, पे कर देते हैं, तो कंपल्सरी पेमेंट है। लेकिन आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ये क्या है, ये आपके चार्ज नहीं है, ये प्रॉफिट से पहले नहीं पे किए जाते हैं। ये कब पे किए जाते हैं, प्रॉफिट आने के बाद फर्म के प्रॉफिट में से सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है पार्टनर्स को। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसको एक बार ध्यान समझते हैं, हमारे पास पीपीटी में होगा शायद, एक बार हम दिखाते हैं आपको, इन केस इफ वी हैव। यहाँ नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है, तो हम ऐसे ही समझा देते हैं आपको व्हाट आर एप्रोप्रिएशंस एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस दोज पेमेंट्स विच आर मेड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। वंस यू हैव कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट दैट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में से कुछ पेमेंट्स हम पार्टनर को करते हैं और वो पेमेंट्स कहलाती हैं एप्रोप्रिएशंस। ये कब करते हो, प्रॉफिट आने के बाद आप पे करते हो। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या है, वो पेमेंट जो आप कंपल्सरली पे करते हो प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले की जाती हैं। तो जो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, इनसे पहले की जो पेमेंट होगी उसको बोलते हैं आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट होता है, उसमें आप पेमेंट कर देते हो, तब आता है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आने के बाद जब पेमेंट आप करते हो कि नेट प्रॉफिट आ गया, अब इनको कैसे कैसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वो कहलाते हैं एप्रोप्रिएशंस। तो एप्रोप्रिएशंस, इसीलिए कम जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता है, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये क्या है, एप्रोप्रिएशंस हैं, प्रॉफिट में से बटेंगे। तो प्रॉफिट अगर फर्म का आया है और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, कमीशन डिसाइड नहीं किया था, तो आप कुछ भी ना दीजिए, सीधे सीधे प्रॉफिट बांट दीजिए, अगर पहले से कुछ एग्रीड नहीं था। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइड नहीं किया था तो कम से कम आपको 6% तो देना ही पड़ेगा। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपल्सरी पेमेंट है। तो नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ही आपको ये 100% पे करना है। उसके बाद चाहे फर्म का प्रॉफिट आए, लॉस आए, वो आप पार्टनर्स में बांटिए, फिर उसमें से आप सैलरी दीजिए, कमीशन दीजिए, जो भी देना आपको देना है। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपके 100% माइंड में बैठे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो कुछ भी अलाउ नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है तो 6% आप कम से कम अलाउ करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ नहीं बोला था तो आप कुछ भी चार्ज नहीं करोगे, सैलरी कमीशन के लिए कुछ नहीं बोला था तो कुछ भी नहीं दोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कुछ नहीं बोला गया था तो कैसे बांटेंगे, इक्वली बट जाएगा, किसी ने पैसा कितना लगाया, किसी ने टाइम कितना दिया, कोई मतलब नहीं। तो ये रूल्स क्लियर है, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के बीच का डिफरेंस क्लियर है। एप्रोप्रिएशंस आप कब पे करते हो, प्रॉफिट निकालने के बाद। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स कब पे करते हो, वो पेमेंट जो कि प्रॉफिट निकालने से पहले करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे मैनेजर का कमीशन हो गया, पार्टनर का रेंट हो गया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट क्या है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या है। यहां तक की क्लास आपको समझ में आई, थ्योरी का पार्ट आज हमने कवर किया। हमने आज की क्लास में क्या क्या कवर किया, सबसे पहले देखा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होती क्या थी, ठीक है,
पार्टनरशिप के जो बेसिक फीचर्स हैं हमने उनको डिस्कस किए। पार्टनरशिप क्या थी, पार्टनरशिप के फीचर्स डिस्कस किए, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद पार्टनरशिप में हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। डीड क्या थी, रिटन डॉक्यूमेंट था, उसमें क्या क्या लिखा होता है, किस एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ी। फिर हमने देखा कि भाई हमारा जो रूल्स लगेंगे अगर डीड नहीं बनी है, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेड, तो व्हाट रूल्स विल बी एप्लीकेबल। तो इतना टॉपिक आज की क्लास में हम करते हैं। अगली थ्योरी क्लास हम जब अपलोड कर देंगे तब आपको मिलेगी और आगे का पार्ट हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली क्लास के बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हम ऐसे ही रेगुलर आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।